दोस्तों, भारत की न्यूक्लियर जर्नी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही। इसकी शुरुआत लेट 1945 में डॉक्टर होमी भाभा के नेतृत्व में हुई। उस समय भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम था, यानी उसका मिलिट्री यूज से कोई लेना देना तब नहीं था। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू हमेशा से ही न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ थे, यहाँ तक कि वो यूएस और यूएसएसआर से कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को अपनाने की मांग करते रहे। उनके टेन्योर में भारत की न्यूक्लियर जर्नी का फोकस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर टिका रहा। लेकिन फिर 1962 में कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत के डिफेंस पोस्चर को एक बड़ा झटका लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर की। इस वॉर में भारत से जीतने के बाद चाइना ने 1964 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इतना ही काफी नहीं था कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध छिड़ गया। यहाँ तक आते आते भारत को रियलाइज हो गया कि केवल शांति के रास्ते पर चलकर अपने अस्तित्व को बचाए रखना इस बदलते दौर में संभव नहीं है। हमें समझ आया कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना बेहद जरूरी है। और यहीं से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत हुई। उसके बाद इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो एक ट्रिगरिंग मोमेंट बना वो था 1968 में एनपीटी का आना। एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत उस समय की 5 न्यूक्लियर पावर्स यानी कि यूएस, यूके, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना ने पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर स्टेटस को इम्पोज कर दिया। यानी कि अब इनके अलावा दुनिया का कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन ये ट्रीटी को डिस्क्रिमिनेटरी बताते हुए भारत ने इस पर कभी साइन नहीं किया। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ और उसके कुल 3 साल बाद 1974 में पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इसको स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इसी के साथ भारत एनपीटी की 5 न्यूक्लियर पावर्स के बाद दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने वाली पहली कंट्री बन गई। जाहिर है कि दुनिया की मेजर पावर्स के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट पर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन सबसिक्वेंट बायलैटरल और मल्टीलैटरल सैंक्शंस के बावजूद भारत ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को क्लियरली परस्यू किया। इसी के चलते ग्लोबल लेवल पर इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट एक आइसोलेशन इमर्ज होने लगा। उधर 1979 में पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू किया। इससे इस रीजन में भारत की वल्नरेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। 1998 में 11 और 13 मई को इंडिया ने फिर से पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए और इस बार इंडिया ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित कर दिया गया। इन टेस्ट के बाद दुनिया को न्यूक्लियर ऑर्डर में इंडिया की एंट्री एक्सेप्ट करनी ही पड़ी। जाहिर है कि भारत को इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी खासकर यूएस की ओर से काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लंबे समय तक वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया के ऊपर एक न्यूक्लियर आइसोलेशन इम्पोज किया। हालांकि 2005 में एक स्ट्रगलिंग फेज और इंटेंस डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद यूएस और उसके अलाइज के साथ साइन की गई सिविलियन न्यूक्लियर डील के जरिए भारत का न्यूक्लियर आइसोलेशन खत्म हो गया। लेकिन इस सब के बीच भारत की न्यूक्लियर पावर मार्केट पर रशिया का एक बेहद अहम कंट्रीब्यूशन रहा। न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज भारत और रशिया की पार्टनरशिप का बेहद इंपॉर्टेंट पिलर बना रहा। 1974 और 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद जो पूरी दुनिया भारत को आंखें दिखा रही थी, उस समय सोवियत यूनियन ने भारत को बहुत से क्रिटिकल जंक्शंस पर सपोर्ट किया। यहाँ तक कि जब इंडिया के पहले न्यूक्लियर टेस्ट के बाद न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनर्जी का संगठन हुआ और इसने सैंक्शंस और टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शंस के कारण भारत के न्यूक्लियर एम्बिशंस में बाधा बनने की कोशिश की, उस समय भी सोवियत रशिया ही एकमात्र ऐसी कंट्री थी जिसने इंडिया के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम में उसका साथ दिया। सोवियत यूनियन ने इस दौरान भारत को न्यूक्लियर रिएक्टर्स और फ्यूल सप्लाई किया। 1960s में इन दोनों के बीच बहुत से एग्रीमेंट साइन हुए। पहले एक दशक में ये एग्रीमेंट्स साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन जैसे कि स्कॉलर्स के एक्सचेंज की स्पीड अप करने तक सीमित थे। न्यूक्लियर डोमेन में इन दोनों के बीच पहला सब्सटेंटिव बायलैटरल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट पोखरण 1 के बाद साइन हुआ। सितंबर 1976 में साइन हुए एक बायलैटरल एग्रीमेंट के थ्रू यूएसएसआर ने राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन RAPS 1 एंड 2 के लिए हैवी वाटर रिएक्टर सप्लाई किया। इससे पहले कनाडा इंडिया को हैवी वाटर रिएक्टर सप्लाई कर रहा था। लेकिन पोखरण 1 और एनर्जी के क्रिएशन के बाद कनाडा ने इंडिया के प्रति अपनी ऑब्लिगेशंस को विथड्रॉ कर लिया। 1988 में पीएम राजीव गांधी ने भारत के कुन्नाकुलम तमिलनाडु में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए मिखाइल गोब्रेशेव के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। ये एग्रीमेंट 1992 में दुनिया के सामने ऑफिशियल किया गया। लेकिन यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये प्रोजेक्ट एक दशक तक होल्ड पर रहा।
उधर यूएसए भी इस प्रोजेक्ट को लगातार अपोज करता रहा। उसके मुताबिक ये एग्रीमेंट एनर्जी की 1992 में आई टर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा था। हालांकि इस प्रोजेक्ट को 21 जून 1998 को रिवाइव किया गया, लेकिन इसके 4 साल बाद 31 मार्च 2002 को इसकी कंस्ट्रक्शन को रिज्यूम किया गया। लेकिन 1990s के दौरान भी रशिया इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूल का की सप्लायर रहा। 2000 में रशिया और इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूजेस को लेकर एक और सीक्रेट एमओयू साइन किया, जिसके अंतर्गत रशिया द्वारा भारत के महाराष्ट्र में मौजूद तारापुर रिएक्टर के लिए लो एनरिच्ड यूरेनियम फ्यूल भेजने की भी बात की गई। इसके बाद 2009 में दोनों ने एक मेजर न्यूक्लियर डील सील करते हुए कुडानकुलम में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स और वेस्ट बंगाल में 1 न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड करने का फैसला किया। रशिया आज भी भारत के कुडानकुलम तमिलनाडु में एशिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने में भी उसकी मदद कर रहा है। फिलहाल कुडानकुलम प्रोजेक्ट में टोटल 6 यूनिट्स हैं। ये सभी 6 यूनिट्स रोसातोम द्वारा सप्लाई की गई रशियन टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के साथ बनाई जा रही हैं। इनमें हर यूनिट की कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। इनमें यूनिट 1 और यूनिट 2 ऑलरेडी ऑपरेशन में आ चुकी हैं। इसकी यूनिट 1 को सदर्न पावर ग्रिड से अक्टूबर 2013 में सिंक्रोनाइज किया गया था और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम कर रही है, जबकि यूनिट 2 को अगस्त 2016 में ग्रिड से कनेक्ट किया गया था और इसका कमर्शियल ऑपरेशन अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुआ था। थर्ड और फोर्थ यूनिट्स के लिए मेजर इक्विपमेंट रशिया से कुडानकुलम पहले ही पहुंच चुके हैं, जबकि फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट के लिए मेजर कंपोनेंट्स इंडिया लाए जा रहे हैं। इस कड़ी में रशिया की तरफ से यूनिट 5 के लिए रिएक्टर प्रेशर वेसल, आरपीवी और 4 स्टीम जनरेटर सेट्स भेजे गए हैं। ये पांचों कंपोनेंट्स प्लांट के न्यूक्लियर आइलैंड पर इंस्टॉल किए जाने वाले लार्जेस्ट कंपोनेंट्स में से हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केएनपीपी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ऑपरेटेड इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है और रशियन कंपनी रोसातोम इसके इक्विपमेंट सप्लायर और टेक्निकल कंसल्टेंट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे रशिया आज भी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भारत के सबसे बड़े कोलैबोरेटर का रोल अदा कर रहा है। इसके अलावा इंडिया रशिया की सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप भारत के एनर्जी गोल्स के रियलाइजेशन में भी एक क्रिटिकल रोल अदा कर रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में ग्लोबल डेवलपमेंट ने कुछ ऐसे मोड़ लिए हैं जिसके बाद किसी भी एक कंट्री पर ओवर डिपेंडेंस किसी भी देश की मैच्योर फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा नहीं हो सकती। ऐसे में भारत अपनी किसी भी क्रिटिकल सोर्स की सप्लाई के लिए किसी भी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। इंडिया के इस डाइवर्सिफिकेशन का एक कारण ये भी है कि रशिया इंडिया के साथ साथ चाइना को भी सिमिलर न्यूक्लियर एड प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट्स और टेंस रिलेशनशिप के चलते ये खबर हमारे लिए थोड़ी चिंताजनक हो जाती है। हाल ही में रशिया और चाइना के बीच फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी बात हुई। ये टेक्नोलॉजी चाइना को अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में बहुत हेल्प करने वाली है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 में रशिया की रोसातोम ने चाइना की CFR 600 न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए 25 टन एनरिच्ड यूरेनियम ट्रांसफर किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरेनियम के इस वॉल्यूम से एक साल में 50 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि CFR 600 रिएक्टर 2035 तक चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल को 400 से बढ़ाकर 1500 तक इंक्रीज कर सकता है। हालांकि ये सभी ट्रांसफर न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है, लेकिन चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपने न्यूक्लियर वेपन्स के बिल्डअप पर खास फोकस किया है। साल 2020 में चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल में लगभग 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एस्टिमेट किए गए थे, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर उसने इस फिगर को डबल कर डाला है। और चाइना के न्यूक्लियर एम्बिशंस केवल यहीं खत्म नहीं होते। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने चाइना की मिलिट्री पर अपनी एनुअल रिपोर्ट नवंबर 2022 में रिलीज की, जिसके मुताबिक 2027 तक चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के स्केल को बढ़ाकर 700 वॉरहेड्स तक ले जाने वाला है और अनुमान है कि 2035 तक ये संख्या 1500 तक भी पहुंच सकती है। ऐसे में चाइना जैसे एक्सपेंशन स्टेट का ये न्यूक्लियर बिल्डअप इंडिया समेत पूरे वर्ल्ड के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और इंडिया ने अपनी इस इमेज को मेंटेन करने के लिए एक क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके एनर्जी रिक्वायरमेंट पर फोकस्ड है। यही वजह है कि इंडिया के साथ रशिया के अलावा यूएस, फ्रांस और जापान जैसी कंट्रीज ने भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के एग्रीमेंट साइन किए हैं। लेकिन जब बात चाइना की होती है तो ये टेक्नोलॉजी शेयरिंग दुनिया के लिए खतरे का संकेत लेकर आती है। खास तौर पर ये इंडिया के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। हालांकि दोनों की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में हमें
नो फर्स्ट यूज का प्रिंसिपल देखने को मिलता है और इसलिए इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में न्यूक्लियर वेपन्स के यूज होने के चांसेस बहुत लो हो जाते हैं। लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल की सप्लाई और रिसर्च रिएक्टर सेटअप करने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो भारत की सिक्योरिटी के लिए और भी ज्यादा बड़ा खतरा बन जाते हैं। ऐसे में इंडिया को चाहिए कि वो रशिया के साथ बायलैटरल लेवल पर ये इंश्योर करे कि चाइना को सप्लाई किया जा रहा न्यूक्लियर सपोर्ट इंडिया के अगेंस्ट कोई मेनेस ना क्रिएट करे। साथ ही बदलते ग्लोबल डायनेमिक्स भारत के सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन का री एग्जामिनेशन करने की भी डिमांड करते हैं और इसी कड़ी में भारत आज यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपनी न्यूक्लियर पार्टनरशिप डाइवर्सिफाई करता नजर आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट फाइनेंस किया और 1960s में अपने एटम्स फॉर पीस के प्रोग्राम के तहत बहुत से इंडियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी ट्रेन किया। लेकिन इंडिया ने जब 1968 में एनपीटी को साइन करने से इनकार किया, तब यूएस ने इंडिया पर सैंक्शंस इंपोज किए और साथ ही साथ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप नाम से कुछ कंट्रीज का एक ऐसा ग्रुप बिल्ड किया जो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट किया करते थे। इसका मकसद न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सपोर्ट को वेपन यूज से प्रिवेंट करना था। यूएस के इस स्टेप के बाद अगले 3 दशक तक इंडिया को एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर परिये के रूप में देखा जाने लगा। 1998 में जब इंडिया ने पोखरण 2 कंडक्ट किया, तब इन सैंक्शंस की लिस्ट और भी लंबी हो गई। लेकिन बदलती सेंचुरी के साथ यूएस को इंडिया के पोटेंशियल का एहसास होने लगा। 2003 और 2004 में दोनों देशों के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक डायलॉग पुश किया गया। इसकी बदौलत 2008 में इन दोनों के बीच इंडिया यूएस सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन की गई। ये एग्रीमेंट भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंडिया यूएस टाइज के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला था। इस डील के तहत इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नॉर्मलाइज किया गया और ग्लोबल स्टेज पर जो से आउटकास्ट किया जा रहा था, उसे फाइनली खत्म किया गया। इसने इंडिया और यूएस की बायलैटरल टाइज को न्यूक्लियर एनर्जी के बियॉन्ड जाकर क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट, हेल्थ, डिफेंस और स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक्सपैंड किया। इस एग्रीमेंट ने लार्जली 123 एग्रीमेंट्स का टेम्पलेट फॉलो किया। यूएस ये टेम्पलेट बाकी देशों के साथ अपनी बायलैटरल सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन करने में यूज किया करता था। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को एनर्जी में वेवर भी ग्रांट किया, जिससे ग्लोबल सिविल न्यूक्लियर ट्रेड में इंडिया की एंट्री मुमकिन हो गई। इसी की बदौलत इंडिया ने बाकी एनर्जी मेंबर्स जैसे कि जापान, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के साथ सिमिलर एग्रीमेंट साइन किए। लेकिन न्यूक्लियर एक्सीडेंट से रिलेटेड इंडिया की लायबिलिटी रेजिम इंडिया और यूएस की सिविलियन न्यूक्लियर डील के फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में एक बड़ा हर्डल बन गई। हालांकि इंडिया पहले से ही इंटरनेशनल न्यूक्लियर लायबिलिटी रेजिम का हिस्सा था, लेकिन 2010 में भारत में एक लॉ पास हुआ जिसके एक सेक्शन के तहत किसी भी पोटेंशियल न्यूक्लियर एक्सीडेंट के केस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सप्लायर को दोषी ठहराने की बात की गई। असल में 1980s में हुई भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इंडिया में उन फॉरेन इंडस्ट्रियल सप्लायर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने का डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये लॉ फॉरेन न्यूक्लियर सप्लायर्स के लिए एक बड़ा बैरियर बन गया। हालांकि 2015 में इंडिया और यूएस ने लायबिलिटी के बॉटलनेक को ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन उसके 7 साल बाद भी यूएस के सप्लायर्स और इंडिया के न्यूक्लियर ऑपरेटर्स के बीच कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस अभी भी जारी हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यूएस और इंडिया के सिविलियन न्यूक्लियर रिलेशंस नॉर्मलाइज होने के बाद भी रशिया इंडिया की न्यूक्लियर सप्लायर्स की मार्केट में सबसे बड़ा बेनिफैक्टर रहा है। ये इन दोनों की हिस्टोरिकल टाइज, रोसटॉम की एग्रेसिव मार्केटिंग, रशिया की इंटीग्रेटेड न्यूक्लियर स्टेट एंटरप्राइज और इंडिया की न्यूक्लियर लायबिलिटी की बाधा को बैलेंस करते हुए की गई न्यूक्लियर डील्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा 2014 में एडिशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू रशिया ने इंडिया में अपने प्लान्ड एक्सपोर्ट्स को कंटिन्यू किया और यहाँ केवल रशिया ही अकेली कंट्री नहीं थी जिसने लायबिलिटी के चैलेंज को ओवरकम किया। 2022 में फ्रांस ने भी रिएक्टर्स को लेकर इंडिया के साथ एक डील साइन की थी। बाकी देशों के द्वारा किए जा रहे ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट दर्शाते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन डिमांड को फुलफिल करने के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने में पीछे रह गया। इसीलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूएस को रशिया और फ्रांस के एक्सपीरियंस से सीखकर यूएस सप्लायर्स और इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच नेगोशिएशंस स्पीड अप करने की जरूरत है। साथ ही यदि यूएस अपने न्यूक्लियर टेक एक्सपोर्ट को लेकर एम्बिशियस है तो वो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस को भी स्ट्रीमलाइन कर सकता है। इंडिया और यूएस के इन टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स PHWRs को एक्सपोर्ट करने के विजन को भी फुलफिल करना भी जरूरी है। करंटली एनर्जी के रूल्स
इंडिया के इस विजन को फुलफिल करने से रोकते हैं और चाइना के ऑपरेशन के कारण भारत का एनर्जी में शामिल होना नामुमकिन दिखाई पड़ता है। लेकिन यहाँ इंडिया, रशिया, बांग्लादेश जैसा सिमिलर फ्रेमवर्क अपनाया जा सकता है, जहां इंडिया और रशिया दोनों बांग्लादेश में मिलकर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिल्ड कर रहे हैं, जिसके PHWRs के डेवलपमेंट में यूएस एड कर रहा है और यहाँ ये इंडियन रिएक्टर्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकता है। ऐसे फ्रेमवर्क में कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकती हैं, लेकिन ये कोऑपरेशन रशिया के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंस को काफी हद तक कम कर सकता है, क्योंकि रशिया ग्लोबल यूरेनियम एनरिचमेंट में लीड कर रहा है और PHWRs इस कॉस्टली एनरिचमेंट की नीड को एलिमिनेट कर देता है। इसके अलावा हाल ही में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स पर जोर देते हुए न्यूक्लियर एनर्जी के रोल को एम्फसाइज किया। उनका कहना है कि नेशंस के क्लाइमेट, एनर्जी ट्रांजिशन और एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि इंडिया के पास अभी भी 6 रशियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, लेकिन यूएस कंपनी वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी WEC, इंडिया के न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के साथ मिलकर इंडिया में 6 एटॉमिक पावर स्टेशन बिल्ड कर रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भारत के एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के टेक्नो कमर्शियल ऑफर पर WEC की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए इंटेंस कंसल्टेशन कर रहा है। यूएस ने एनर्जी में इंडिया की मेंबरशिप को लेकर भी अपना कमिटमेंट ऑफर किया है। साथ ही उसने ये भी एश्योर किया है कि वो लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके इस गोल को एडवांस करेंगे। इसके अलावा ये दोनों देश कटिंग एज साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लॉन्ग बेसलाइन न्यूट्रिनो फैसिलिटी के प्रोटॉन इंप्रूवमेंट प्लान 2 एक्सेलरेटर के कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के लिए भारत के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की फर्मी नेशनल लेबोरेटरी को $140 मिलियन का एक इन काइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ये अमेरिकन सॉइल की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल रिसर्च फैसिलिटी बनने वाली है। तो इन सभी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरह न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाकर नए पार्टनर्स एक्सप्लोर कर रहा है। क्योंकि जैसा कि पीएम मोदी कहते हैं, वी हैव टू ओवरकम द हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां क्लाइमेट चेंज ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा कंसर्निंग मुद्दा बन चुका है। दुनिया भर के देशों ने इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम करने के लिए न्यूक्लियर पावर को अडॉप्ट किया है। तो आज जब पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट कर रही है, ऐसे में न्यूक्लियर पावर दुनिया भर के देशों की नेशनल सिक्योरिटी ग्रिड्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनती जा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो भारत और यूएस की पार्टनरशिप इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद क्रिटिकल हो जाती है और उम्मीद है कि भारत और यूएस अपने इस कोलैबोरेशन को यूं ही आगे बढ़ा के इस नीड को फुलफिल करेंगे। इंडिया की सिक्योरिटी को इंश्योर करने में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर सामने आएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।